नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और इसके सर के ऊपर से भी मुझे लगता है बाल भी उड़ने वाले हैं, क्योंकि जो इसके ऊपर शैतान का हाथ था वो भी खिसक गया है। अब ये न्यूज बहुत लोगों ने कवर करी कि हिंडनबर्ग ने दुकान बंद कर दी है, बड़े भंगड़े डालने जा रहे हैं भारत के अंदर। अब ये एक्सपोज करेगा राहुल गांधी को। बट ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे इतनी बड़ी चाल है जो आपको समझनी जरूरी है कि हिंडनबर्ग के गिरने से या दुकान बंद करने से होगा क्या, किसकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। यह राहुल गांधी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का, जो भारत के खिलाफ रची गई किसी गलियारों में अमेरिका में बैठकर, और उसे हवा दिया, तूल दिया टूल किट ने, जो राहुल गांधी ने उछाला। और यह हमारी देश की तरक्की को रुकवाने की पूरी कोशिश करी गई, सिर्फ इसलिए कि सत्ता इनके हाथ में आ जाए और यहां पर सनातनियों को खत्म करना है, इस देश को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं हिंडनबर्ग के ऊपर, सोरोस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, और क्या हो गया, क्यों हो गया और आगे होगा क्या, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, हिंडनबर्ग ने दुकान बंद कर दी, ये तो न्यूज सबको मालूम है। बट हिंडनबर्ग ही क्यों, और ये कितनी बड़ी न्यूज है भारत की तरक्की के लिए। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को 4 दिन बाद वो शपथ लेंगे, उसके ठीक पहले जो नेथन एंडरसन है, हिंडनबर्ग के जो चीफ है, उन्होंने बोल दिया कि मैं रिसर्च फर्म बंद कर रहा हूं ड्यू टू लैक ऑफ आइडिया। ठीक है। और एक चीज आपने देखा है कि कुछ 1 महीने पहले जो एक यूएस के अंदर अटॉर्नी था, जिसने जिस जो असाइन किया हुआ था हाइडेनबर्ग केस के लिए, वो रिजाइन कर चुका है। और अमेरिका में गौतम अदानी के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया गया था। कोई एक मलिशियस चार्जेस लेके कि भारत में उन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट को ब्राइबरी की है। ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि गौतम अदानी ने अमेरिका में उनके रिन्यूएबल स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया था। उसके बाद इमीडिएट बैकलैश आया था। ये नई बात नहीं है, ये 2 साल पहले भी हुआ है। आपको याद होगा फरवरी 2023 में जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, तो कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको एक समझ लीजिए जैसे बाइबल मान लिया था, और हिंडनबर्ग को इतना मतलब क्रेडिबल बताया कि हिंडनबर्ग, जिसके कारण अदानी के जो शेयर्स है, मेरे ख्याल से 150 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ। एक तरह से सोची समझी साजिश थी, जिसके अंदर वो टारगेट कर रहे थे भारत की ग्रोथ की। उससे पहले आपने देखा होगा कि अदानी ने हाइफा पोर्ट लिया था। वो हाइफा पोर्ट उन्होंने चाइना चाइना की कंपनी के अगेंस्ट बिड करके लिया था। ये आपने जैसे देखा है 1.2 बिलियन डॉलर्स का लिया था। ठीक है। और जैसे ही ये लिया था 2023 में, इमीडिएटली हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया। एक तरह से उसके बाद बताया गया था, राहुल गांधी ने ये बोला था कि एलआईसी के पैसे डूब गए, एसबीआई के पैसे डूब गए, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे डूब गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अदानी के शेयर्स वापस रिकवर भी कर गए। तो एक तरह से रेजिलियंस है, और उनको टोटली ग्लोबली फंड मैनेजर्स ने सपोर्ट भी किया था। ठीक है। अदानी, अगर आज आप देख लीजिए अदानी कर क्या रहा है। अदानी इन्वेस्ट कर रहा है कोल फील्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया। अदानी इन्वेस्ट कर रहा है पोर्ट्स में। अदानी इन्वेस्ट कर रहा है आज जो भी एरियाज है जिसमें भारत का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अभी उन्होंने, आपने देखा है कि अदानी ने सबांग पोर्ट लिया है, अभी थोड़े दिन पहले ही बात आई थी। ठीक है। तो इमीडिएटली जब भी वो कोई बड़ा पोर्ट लेते हैं जिसके अंदर वो काउंटरिंग करते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस, इमीडिएटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाता है। और वो एक तरह से कुछ ना कुछ उलझुल बात करके ये लोग बात करना चालू कर देते हैं। और कहीं तो ये भी लगा है कि बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट ऐसे भी आए हैं कि कुछ एलिगेशन इन्होंने जो किया है ये फैब्रिकेटेड है।
इसके अंदर जो एक रिसर्च एजेंसी है, वो रिसर्च एजेंसी के जो रिसर्च एनालिस्ट है, उसकी वाइफ भी चाइनीज है, जिसका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध बताए जाते हैं। मतलब इतने सारे डूबियस क्रेडेंशियल्स होने के बाद इन लोगों की रिपोर्ट को इंडियन मीडिया इसको एक गॉस्पेल ट्रूथ मान लेती है, जैसे पूरी बाइबल ही इन लोगों ने बोल दिया, और हम सब चोर है। और इसका रीजन क्या है? आपको याद है कि जॉर्ज सोरोस ने कमिट किया था कि वो $1 बिलियन देने वाले हैं टू डिसलॉज द नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक हिंदू गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। उन्होंने उन्होंने बोल ही दिया था, और ये 4-5 साल पहले आपने देखा ये बात उन्होंने बोल ही दी थी। और उसके बाद आपने देखा है कि भारत के अंदर जिस तरह से कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं, जब आपने देखा शाहीन बाग हो रहा है, आपने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपने देखा कि जब तरह से एक अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक कियोस करने की तैयारी की गई थी। और एक चीज आप देखिए कि अभी रिसेंटली अदानी कॉपर में भी आ रहा है। आपको याद होगा तमिलनाडु में जो ट्यूटिकोरिन में वेदांता का प्लांट है वो बंद कर दिया गया था। उसको एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट बोल के उनको बंद कर दिया था। वहां पे एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई जिसके कारण कुछ लोग मारे गए, बट उसके कारण पूरे प्लांट को ही बंद कर दिया गया, बोला कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। उस कंसर्न्स के हिसाब से भारत, जो पहले जो ये वेदांता का प्लांट था, इट वाज द सेवेंथ लार्जेस्ट प्लांट जो रिफाइन करता था कॉपर इन द वर्ल्ड। भारत बिकेम द नेक्स्ट नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, पहले एक्सपोर्ट करता था, और ये एक्सपोर्ट करता था भारत, जो कॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था वो साउथ एशियन कंट्रीज को करता था। जैसे आप वियतनाम देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, साउथ कोरिया, ताइवान है, इन सबको करता था। सडनली इनका बंद होने से भारत खुद ही इंपोर्ट करने लग गया। और इसमें एक तरह से सब लोग बता रहे थे कि दिस इज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और टाइम एंड अगेन हमने देखा ही है कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए किया गया है। और आपको याद है कि 2024 के इलेक्शन से पहले अदानी और अंबानी दोनों को बताया जाता था। जो हमारे देश के ऑपोजिशन लीडर है, हमेशा अदानी और अंबानी का बात करते थे। सडनली 2024 के बाद आपने देखा है कि आज सिर्फ वो अदानी का राज दे रहे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अंबानी को क्या हुआ, उन्होंने अंबानी को क्यों हटाया, वो आप राहुल गांधी को पूछिए, ठीक है। और एक चीज आपने देखा है कि कंटिन्यूअसली गौतम अदानी को टारगेट किया जा रहा है। गौतम अदानी का जो क्लोज रिलेशन बताया जाता है नरेंद्र मोदी से, इसके कारण वो मोदी की इमेज ऐसी है कि वो अनकरप्टेबल है। तो उनको कैसे न कैसे प्रूव करना कि दिस पर्सन इज ऑल्सो करप्ट, तो कांग्रेस अपना करप्शन जस्टिफाई कर सकता है। तो एक हिडनबर्ग जो ये रिसर्च फर्म है, इसको जानबूझ के क्रिएट किया गया था टू टारगेट द ग्रोथ ऑफ इंडिया, टू टार्निश द इमेज ऑफ नरेंद्र मोदी, टू क्रिएट टू स्टॉप द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, टू एंश्योर दैट इंडिया ग्रोथ ना कर पाए, टू एंश्योर दैट इंडिया चाइना का एक कंप्लायंट सर्वेंट रहे। आप देखते हैं कि हमारे देश के ऑपोजिशन लीडर हमेशा जाके चाइनीज एनवॉय से मिलते हैं, और जब भी बाहर जाके आते हैं वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं। और इसने तो ये भी बोल दिया कि वाई इज अदानी नॉट इन जेल। मतलब जो जिसका जजमेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन कोर्ट ने नहीं दिया है, वो क्या बोल रहे हैं कि यूएस कोर्ट ने बोल दिया है, उस यूएस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर आप अदानी को जेल में डाल दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि एक तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं। और आपको ध्यान होगा 2016, 17, 18 में एक फर्म थी, फेसबुक की एक फर्म थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो फेसबुक के डेटा लेके वो बाहर बेचती थी। और उसको भी कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, इससे पहले भी उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का सर्विस लिया था। और मुझे याद है 2018 की गुजरात इलेक्शंस में इन्होंने हायर भी किया था, और एक तरह से देश में एक अनरेस्ट का माहौल भी बनाने की कोशिश की थी। बट टाइम एंड अगेन ये देश का एक खुशकिस्मती है कि यहाँ के वोटरों को लगा कि वोटरों ने इनके झांसे में नहीं है, जो डीप स्टेट और जो सोरस के पैसे बर्बाद हो चुके हैं। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म भी वापस आ चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आपने देख लिया है कि इनके जितने भी पैसे इन्होंने लगाए थे टू टू फंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू कॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट,
वो सब एक्सपोज हो गए। जॉर्ज सोरोस की जितनी फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एनजीओस है, वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। वो लोग, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बैन लगा रही है। और ये जो पैसे थे, ये लोग यूज करते थे टू डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया। आपने देखा होगा कि कितने सारे जो एक्टिविस्ट हैं, वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके भारत के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं जस्ट टू डिले द प्रोजेक्ट। एक तरह से ये इकोनॉमिक एक्टिविज्म बोलते हैं, मैं तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविज्म बोलता हूँ। एंड दे आर actually the representative of the global deep state to ensure that India does not progress. उमेश जी, आपने इतना कुछ बता दिया। नटशल में देखें तो जो राहुल गांधी का, जिसको माई बाप बोलते हैं, जो ये सैटर्न का, शैतान का जो सर था, हाथ था, वो इसके सर के ऊपर था, वो हट गया। एक एक करके उंगलियां कटती जा रही हैं सोरोस की और उसके फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस की। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जज था जिसने अदानी को कन्विक्ट किया था, वो खुद ही डिजाइन कर गया। पैसे मुझे लगता है उसने भी ले लिए होंगे, जैसे हमारे जजेस ले लेते हैं। तो अब यहां तक पहुंच गए कि भारत की तरक्की में जो बहुत बड़ा रोल है वो अदानी प्ले कर रहा है। नेशनलिस्ट आदमी है, हमने महाकुंभ के अंदर भी उसे सेवा करते हुए हमने देखा है ना। यहां पर तक तो आ गई चीज। सर, इन्होंने तो हमारी जो सेबी चीफ थी उनको भी नहीं छोड़ा। हिंडनबर्ग ने सिर्फ अदानी को टारगेट, जैसे बार बार बोल रहे हैं, उसी को अकेले को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने हमारी जो इंस्टीट्यूशन है सेबी, उसको भी टारगेट किया, ताकि यहाँ की जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ की जो बुक्स हैं, लोगों की जो ये फाइनेंशियल्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए और बाहर की इन्वेस्टमेंट्स भारत में ना आए। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा देशद्रोह का काम कांग्रेस ने किया और अभी भी हिंदू बड़ा प्यार करते हैं उनको? सर, थोड़ा हिस्ट्री में देख लीजिए। 1998 ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था, आपको याद होगा। उसके अंदर आपने देखा था कि साउथ ईस्ट एशिया की जितनी इकोनॉमीज है, सडनली उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ गए थे। एक तरह से ये उसी तरह का एक इको टेरर अटैक था भारत के ऊपर। यहाँ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेप्यूटेशन को डिस्क्रेडिट करना, और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी रेप्यूटेशन को डिस्क्रेडिट करना, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी रेप्यूटेशन को डिस्क्रेडिट करना, यहाँ के जो लीडर्स है, नेशनलिस्ट लीडर्स, उनके रेप्यूटेशन को डिस्क्रेडिट करने की एक सोची समझी साजिश है। आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए गए, जिसके कारण मैं तो ये बोल सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन अमेरिका में करा सकती है। आज ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो 2020 में हारे थे, उनके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे स्टॉर्म करके वहां पे उत्पात मचाया था। मतलब वहां की जनता वो उस वर्डिक्ट से नाराज थी। मुझे भी बहुत हद तक लगता है कि जो अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम है, उसके अंदर आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूछ नहीं सकते, कोई भी आदमी जाके वोट कर सकता है। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉस है, कहीं पे पोस्टल बैलेट्स के लिए अलग अलग मापदंड है, कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। भारत के अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस है, और भारतीय इलेक्शन कमिश्नर ने सबको चैलेंज किया है, वो बता दीजिए कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो एड्रेस करने को भी तैयार है। सर, एक भी मिस्टेक नहीं निकाल पाए। ठीक है, वैसे ही आपने देखा था कि एलआईसी, ये लोग बोल रहे थे एलआईसी के पैसे डूब गए, एसबीआई के पैसे डूब गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो आप 2 साल पहले जो 150 बिलियन डॉलर का जो सेल ऑफ आया था, वो जल्दी हमने रिकूप कर दिया। जब भी अदानी फंड रेस करने की कोशिश करता है, ये रिपोर्ट्स आ जाती है। और ये फंड वो किसी अपने लिए यूज नहीं कर रहा है, वो यूज कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज अगर हाइफा पोर्ट हमारे हाथ में आ जाता है, जो आ चुका है, इट प्रोवाइड्स अस अ स्ट्रेटेजिक प्ले इन द मिडिल ईस्ट, कनेक्टिविटी टू यूरोप। हमने आपने देख ही चुका होगा कि जो G20 में हमने इंडो मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर बनाने की बात की, उसमें आईमैक। हाँ, आईमैक आईमैक के अंदर हाइफा पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने देखा कि सबांग पोर्ट जैसे ही हमने लिया है, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है इन द स्ट्रेट ऑफ मलाका, वो बढ़ जाता है। और स्ट्रेट ऑफ मलाका ऐसी जगह है जहां से 30 to 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है। उधर से मतलब उतने सारे कंटेनर्स जाते हैं। चाइना को ये पसंद नहीं है। और जब भी आपने देखा है कि अदानी ये काम कंप्लीट करता है, अदानी कंप्लीट करता है,
वो वहां पे कोई ना कोई रिपोर्ट निकाल ही देते हैं। अभी आप देख लीजिए वाइजिंगम पोर्ट जो केरला में है। आपने देखा होगा कि वो पोर्ट 2020 या 21 में कंप्लीट करना था, उसको 2025 हो गए। सर उस पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो इंडिया का फर्स्ट डीप सी पोर्ट रहेगा। मतलब आप समझ लीजिए अगर किसी शिप में 12 से 14 से 1000 कंटेनर, जो कंटेनर पर यूनिट आती है 20 या 40 फीट की, वो आ जाती है, तो आप वाइसिंग को आप भारत के कोई भी पोर्ट में आप वो शिप को डॉक नहीं कर सकते। आपको भेजना पड़ता है इसको श्रीलंका। श्रीलंका में वो पोर्ट वो वापस लोडिंग और अनलोडिंग होके फिर वो भारत आती है। अब ये इसके ऊपर हम श्रीलंका को 1000 करोड़ एवरी ईयर देते हैं। ठीक है, अगर ये सेम पोर्ट भारत के अंदर बन जाता है, जिसकी लागत है 7600 करोड़, 8 साल में तो हमारा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। उसके बाद ये पोर्ट हमारे को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अर्न करने के लिए देगा। जैसे ही आपने देखा कि अदानी ने कोलंबो में पोर्ट लिया है, वहां पे भी उसको चाइना को प्रॉब्लम हो गया। ये भारत के जो मैरीटाइम रूट्स है उसको सिक्योर कर रहा है। ये आप एक और एक चीज है, अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल फील्ड लिया था। उसको लेके भी हमने देखा है कि टाइम एंड अगेन यूरोप में कुछ संस्थाएं ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया है, स्टॉप अदानी कैंपेन। सर दिस इज सोची समझी साजिश है, जिसके कारण दे वांट टू टारगेट अदानी, दे वांट टू टारगेट इंडिया, दे वांट टू टारगेट द ब्रांड ऑफ मोदी, दे वांट टू टारगेट द ब्रांड ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ इंडिया। एक सीधी सादी एक साजिश है। और हिडनबर्ग मेरे हिसाब से इज एन इकोनॉमिक मर्सिनरी, ही इज एन इकोनॉमिक फाइनेंशियल टेररिस्ट। और ये नेट एंडरसन, कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये सब बाद में इसके बाद भी आप सोचते कुछ कम हो जाएगा, इसके बाद और कोई आ जाएगा, डीप स्टेट किसी ना किसी चीज को रहेगा। तो आप याद रख लीजिए कैम्ब्रिज एनालिटिका था 2018 से 20 के बीच में, उसके यस, बाद आया हिंडनबर्ग। फ्यूचर में कौन आएगा उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो हिडन गवर्नमेंट्स हैं, ये कोई ना कोई टूल किट तो खड़ा करके रखेंगी ताकि जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो ट्रंप हो, पुतिन हो, वो मोदी जी हो, नेतन्याहू हो, इनको काम नहीं करने देना, इनको उलझा कर रखना है ताकि ये अपनी दुकानदारी चलाते रहें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग आज दुकान बंद करके चला गया, यानी कि कोई नई दुकान खुलने वाली है। अब इसके ऊपर जितनी मर्जी बात कर लें, लेकिन जैसे आपने एंगल दिया कि भाई मुद्दा सिर्फ अदानी नहीं है, भारत की तरक्की को रोकना है। ऐसा नहीं है कि अदानी ने कुछ गलत किया है, बस स्यापा डालना है ताकि राहुल गांधी को मुद्दा तो मिले, वरना वो तो सर भूल ही जाते हैं कि वो सुबह उठे कि रात को। सर एक और एक चीज है, जब भी ये डेमोक्रेट्स रहते हैं यूएस में, इनके ट्रेड इंटरेस्ट अलाइंड है विद इनके जो ट्रेड इंटरेस्ट है, दे आर अलाइंड विद द कॉर्पोरेट। जो कॉर्पोरेट्स है अमेरिका के साथ, उनके ट्रेड इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं, और इन कॉर्पोरेट्स के ट्रेड इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं चाइना के साथ। तो इनकी सारी पॉलिसीज ऐसी होती है विच फेवर्स द चाइना रादर देन इंडिया। ट्रम्प के अंदर क्या होता है, ये देख लीजिए, चाइना बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी। आपने देखा है कि चाइना ट्रम्प के जो कैबिनेट में जितने भी लोग हैं वो एंटी चाइना हॉक्स है। उन लोगों ने सारे चीजें प्रिपेयर भी कर लिया है। और अब आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन जाते वक्त सारी चीजें सही कर रहे हैं। भारत की कुछ कंपनीज को जिन्होंने सैंक्शन लिस्ट में डाला था, अब हटा रहे हैं। मतलब एक तरह से ही वांट्स टू यूज दिस लास्ट वीक, एक तरह से एक टोकन गिफ्ट लेके जा रहे हैं। 4 साल इन्होंने भारत के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन फंड किया। जो इनके जो विक्टोरिया न्यूलैंड है, एरिक गेरियाटी है, दे आर द टूल्स ऑफ द घेरा राज्य। अब ये शेडो गवर्नमेंट बना के भारत के अंदर एक इंटरनल राइट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जो फॉक्सकॉन की कंपनी है उसके ऊपर अटैक्स हुए थे। आपने देखा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जियो के टावर्स हटा दिए गए थे, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने उस समय चाइना की कंपनी जेटी और ओवाई को बैन कर दिया था। चाइनीज के इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में होते थे वो बैन कर दिया था। तो हमें एक तरह से आगे भी जाके प्रॉब्लम आएंगे सर। ऐसा नहीं है कि हिडनबर्ग गया तो हम सेफ हो गए, इसके बाद भी कोई ना कोई आएगा। और नेक्स्ट वाला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होगा हमें नहीं मालूम। हमें वी हैव टू रिमेन विजिलेंट। हमें चौकसी बना के रखना पड़ेगा। मालूम नहीं अगला चीज कोई क्रिप्टो वाला कोई माइनिंग स्कैम आ जाए, वी नेवर नो व्हाट कैन कम।
वी हैव टू कीप आवर थॉट प्रोसेस ओपन। ऐसा नहीं है कि अश्योर्ड हो जाए कि ये चले गए क्या, somebody must be coming back, मेरा ये मानना बिल्कुल सही है सर। आपने अभी बोला कि हिंडनबर्ग, जिसको मैं बोलता हूँ हिडन बर्गर, ये अभी बंद कर गया है, तो ओपन पिज्जा आ जाएगा। ये तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, डीप स्टेट डिफरेंट डिफरेंट नाम से। वैसे और ही हाल है जैसे पाकिस्तान में जब जैश ए मोहम्मद की दुकान बंद होती है तो वो किसी और जैशे को खड़ा कर देते हैं। दुकान और का नाम चेंज होता है, काम वही होता है। और हिंडनबर्ग जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म नहीं है, वो एक शॉर्ट सेलर है। जो भारत के अंदर जो हम देखते हैं मैनिपुलेशन ट्रेडिंग करते हैं, ये वो काम करता है। ये जब ग्लोबल ग्लोबल स्केल में जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करते हैं, तो इन्होंने अपना नाम एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म डाल दिया। ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, वो फैसिलिटेट करते हैं टू रिलीज करते हैं, जिसके कारण लोगों के दिमाग में एक डाउट आ जाए, और डाउट आने के बाद वो कॉन्फिडेंस हट जाता है। कॉन्फिडेंस हटने के बाद वो ट्रस्ट हट जाता है, और सब स्टॉक मार्केट में जो होता है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, वो खराब होने से चाहे अच्छी से अच्छी कंपनी हो, उसके दाम गिरते ही हैं। ये वो उसी के ऊपर अनकैश करते हैं, वो डर के ऊपर खेलते हैं। बस इतना ही बोलूंगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने जो गन डालने की कोशिश करी कि यहाँ की गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाए, यहाँ पर तरक्की हो रही है जो वेस्ट कभी सोच नहीं सकता था कि भारत में तरक्की हो सकती है, वो उनको दिखाई दी। और ये पच भी नहीं रही है कि अगले साल हम जर्मनी या जापान को भी पीछे हटाकर फोर्थ लार्जेस्ट हम इकॉनमी बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि दिसंबर 2025 तक हम फोर्थ लार्जेस्ट बनने वाले हैं, जापान को पीछे छोड़कर। वेस्टर्न पावर्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पर स्टूचीज हैं, बिके हुए ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्हें यूज किया जाता है कि टूल किट्स को यहाँ पर पार्लियामेंट में उछाला जाए। आज जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हिंडनबर्ग ही बंद हो गया है, तो जो रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में इतना उछाल रहा था फेक रिपोर्ट्स को, वो दुकानदारी भी राहुल गांधी की बंद हो गई। यानी कि अब ये कोई और घातक एक टूल किट लेकर आएगा। जैसे उमेश जी ने बोला कि अगली टूल किट भी तैयार है, क्या है वो नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आएगी तो और भी ज्यादा घातक। सर, भारत को एक ही चीज है कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना चाहिए, एनरॉन के अंदर क्या हुआ, यूनियन कार्बाइड में क्या हुआ, वो हम सब भूल चुके हैं। ठीक है, हमने आपने देखा है कि उस समय जब यूनियन कार्बाइड के अंदर हुआ था, एंड उस समय भी एंडरसन था उसका जो यहाँ पे इंडिया में चीफ, उसको भगाने में कांग्रेस का हाथ था। और ये जॉर्ज सोरोस की जो इंस्टीट्यूट का नाम है, जो अभी जिसके नाम से वो रिपोर्ट निकालता है, उसको बोलता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये मतलब एक फैंसी नाम से ये लोग आते हैं, ये जैसे दिखाते हैं कि इनको इस चीजों में अथॉरिटी है। हमारे लोग इनकी कोई ड्यू डिलिजेंस करते नहीं है इनकी बात को, और हमारे मीडिया हाउस इस उसी समय इन रिपोर्ट्स को लेके वो एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं, और भारत के अंदर एक ग्रोथ स्टोरी को दबाने की कोशिश करते हैं। सर, ये एक बोलते हैं ना सुपारी, जो हम अपने बॉम्बे में देते हैं कि आप किसी को सुपारी देते हैं मारने के लिए, दीज आर ये सब मर्सिनरीज है, दीज आर फिनेंशियल मर्सिनरी। तो मैं इनको बोलूंगा हेंचमैन। बस इतना ही बात कर लीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म नहीं है। बस इतनी बात करता हूँ। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 सर। देखते हैं अब आगे आगे क्या होगा, क्या नई टूल किट आएगी, कौन सी आएगी। हम भी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जितना तैयारी करके आते हैं उससे ज्यादा तैयारी हमने भी करी होती है। सो थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग कांग्रेस एंड इनके सारे सरबराह जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। थैंक यू। सर जय सिया सर राम। जय सिया राम।